जय हिंद। ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग, जैसे कि आप लोग रिसेंटली न्यूज़ में डेली हम लोग जो है यूक्रेन और रसिया का कॉन्फ्लिक्ट सुन रहे हैं, तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है रसिया के खिलाफ, रूस के खिलाफ जो है कह सकते हैं एक निंदा प्रस्ताव या उसके अगेंस्ट एक रिजोल्यूशन लाया गया था, ठीक है, यूएस के द्वारा, जिसमें कि भारत ने जो है न पक्ष में और न विपक्ष में किसी भी कह सकते हैं कि पक्षों में वोट डालने से वो एक प्रकार से अपने आप को दूर हटा लिया और एक सबसे सरल नीति जो कई बार भारत या कई एक राष्ट्र अपनाते हैं, वो वोटिंग के समय अब्सेंट हो जाते हैं, मतलब अनुपस्थिति दर्ज करा लेते हैं कि नहीं मैं आपके साथ, नहीं मैं आपके साथ, ठीक है। तो क्योंकि भारत का संबंध यूनाइटेड कह सकते हैं कि स्टेट से धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन रसिया से जो हमारा रिलेशन है वो बहुत ही ट्रस्टेबल और बहुत ही पुराने संबंध हैं, ठीक है। और कई एक ऐसे मुद्दों पर जैसे कश्मीर वगैरह या फिर कई एक ऐसे इशूज़ पे और कई एक ऐसे समय में रसिया ने हमारा बहुत जो है साथ दिया है। जैसे प्रमुख जो है 1971 का युद्ध है, जिसमें कि रसिया अपना 9वां बेड़ा भेज दिया था, ठीक है। उस वक्त जो है पाकिस्तान के साथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके पक्ष से पाकिस्तान के जो है पक्ष में ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अपना जो है पूरे के पूरे नेवी का फौज उतार दिया था। लेकिन फिर भी कई बार जो है आप देखते हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर जो है रसिया वीटो करता है जब भारत के खिलाफ कोई भी अविश्वास प्रस्ताव जो है यूनाइटेड नेशन या कहीं भी जो लाने का प्रयास किया जाता है। तो ये तो एक चीज़ है, लेकिन मैटर यहाँ जो कह सकते हैं कि सॉर्ट आउट नहीं होता। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक लंबा एक ऐसा अरसा आया कि जिसमें कि पीस एंड स्टेबिलिटी जो है हमें पूरे के पूरे वैश्विक स्तर पर देखने को मिला। हाँ, कुछ एक इशूज़ को छोड़कर जैसे इराक और ईरान को लेकर या फिर अफगानिस्तान में या छुटपुट युद्ध होते रहे हैं, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन मूलतः कोई जो है तृतीय विश्व युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था। लेकिन अभी जो है रसिया ने जैसे ही यूक्रेन पे अटैक किया तो बहुत लोगों ने ऐसे संभावनाएं जता ली कि क्या यह थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर पूरी दुनिया तो नहीं बढ़ रही है। तो इसको देखते हुए और यूनाइटेड नेशन जो है उसका निर्माण, उसका संगठन जो है बनाया ही इसीलिए गया था ताकि पूरी की पूरी, अगर उसके ऑब्जेक्टिव या चार्टर्ड को पढ़ेंगे तो मुख्य और मूल उद्देश्य यही है कि पूरे विश्व में शांति रहे, पीस रहे, ठीक है, लोग एक दूसरे की संप्रभुता का जो है ख्याल रखें और सबको जो है बराबर के दृष्टिकोण से देखें, ठीक है, और कहीं भी युद्ध ना हो। मुख्य उद्देश्य इसका यही है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही इसका मूल रूप से लीग ऑफ नेशन से हटा के यूनाइटेड नेशन बनाया गया, जिसमें कई एक राज्यों को वीटो पावर भी दिया गया, मतलब 5 राज्य को। इस प्रस्ताव को रसिया ने वीटो कर दिया तो वो ऐसे भी खत्म हो जाना था, ठीक है। लेकिन फिर भी भारत इससे एब्सेंट रहा, अनुपस्थिति दर्ज कराया। भारत के अपने तर्क हैं, आज उसके बारे में जानेंगे। और मोर और लेस कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक अहम और इम्पॉर्टेंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है पूरे के पूरे वर्ल्ड थिएटर पे पीस एंड स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए। देखो, तो रिसोल्यूशन अगेंस्ट द रसिया इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो रिसोल्यूशन जो है प्रेजेंटेड बाय द यूएस एंड अल्बानिया और यूएस दोनों मिलकर जो है इस प्रस्ताव को लाया था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और कह सकते हैं कि किसी भी देश के खिलाफ कभी भी जब कोई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है या कोई देश दूसरे देश पे आक्रमण कर देता है या बहुत सारे ऐसे ग्राउंड है जिसमें कि यह प्रस्ताव को लाए जाते हैं या रखे जाते हैं। तो उस परिस्थिति में अभी जो है यूक्रेन पर रसिया अटैक कर चुका है और कई दिनों से देख रहे हैं, 2-3 दिन से जो है अब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि वहाँ की राजधानी कीव पर जो है रसिया जो है कुछ ही 1-2 दिन से अधिक नहीं लगे उस पर पूरे के पूरे उसे अपने कब्जे में ले लेगा। तो काउंसिल रीअफर्म्ड इट्स कमिटमेंट टू सोवेरेनिटी, इंडिपेंडेंस, यूनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है यह रीअफर्म करती है अपने कमिटमेंट को कि किसी भी एक राष्ट्र का जो उसकी संप्रभुता है, देखो कोई भी राष्ट्र हो अगर उसके संप्रभुता पर आ जाए तो फिर वह राष्ट्र जो है एक प्रकार से किसी दूसरे देश का जो है एक प्रकार से गुलाम होगा, या फिर जो बराबर का दर्जा है ना कि
सभी जो है वैश्विक मंच यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सभी को जो एक कह सकते हैं कि बराबर और इक्वली देखा जाता है, वो नहीं हो पाएगा। तो सबकी सोवेनिटी को प्रोटेक्ट करना है, तभी शांति भी स्थापित हो सकती है। तो शांति और स्थिरता के लिए, वैश्विक शांति के लिए जरूरी है कि सभी की संप्रभुता का सम्मान किया जाए। आगे है सबकी स्वतंत्रता का भी, मतलब ऐसा नहीं कि कोई देश, देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या फिर पूरे के पूरे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट को प्रारंभ किया था कि जो भी देश उपनिवेश थे, या चाहे अंग्रेज हो, फ्रेंच हो, या कोई भी देश उस वक्त के जो डिफरेंट कॉलोनीज को कह सकते हैं कि गुलाम बना रखे थे, कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट डीकोलोनाइजेशन का एक मूवमेंट, एक लंबा दौर चला था जिसमें कि सभी राष्ट्रों को स्वतंत्रता दी गई। अब अभी के कह सकते हैं परिप्रेक्ष्य में अगर कोई भी राष्ट्र अगर किसी दुश्मन राष्ट्र पर अटैक करके उसके टेरिटरी को कब्जा कर लेता है, तो एक प्रकार से उसे कॉलोनाइज करने का प्रयास करता है, ठीक है, उसे अपने सबऑर्डिनेट बनाता है, उसे उसका जो है आधिपत्य उसके ऊपर हो जाता है। तो उसकी स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए अभी भी जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कह रही है कि वो कटिबद्ध है और प्रतिबद्ध है। आगे है यूनिटी इन द सेंस की एकता। आगे है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ठीक है, और क्षेत्रीय अखंडता या फिर भौगोलिक अखंडता भी कह सकते हैं। तो ये तो चीज़ है रिसोल्यूशन में रखा गया था कि पूरे के पूरे यूक्रेन की जो उसकी एकता, अखंडता और संप्रभुता है उसे अक्षुण्ण रखा जाए, उसे बरकरार रखा जाए, उस पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। आगे है डिमांडेड, और साथ साथ इस प्रस्ताव में यह डिमांड किया गया था, मतलब यह मांग की गई थी कि रसिया शैल इमीडिएटली, कंप्लीटली, अनकंडीशनली विड्रॉ ऑल मिलिट्री फोर्सेस फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ यूक्रेन। मतलब रसिया जो है इसे जो है अभी के अभी तुरंत, मतलब इमीडिएटली मतलब तुरंत, और कंप्लीटली मतलब पूर्ण रूप से, पूरे के पूरे तरीके से रसिया की जो आर्मी है, जो मिलिट्री है, जो यूक्रेन पे अटैक की है, वह तुरंत के तुरंत वहाँ से वापस चला जाए। ऐसे इस प्रस्ताव की डिमांड थी, मांग थी। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि रसिया वापस जाने के लिए अटैक किया, ऐसा तो है नहीं। रसिया के भी कुछ डिमांड थे कि भाई यूक्रेन को नाटो में ना शामिल किया जाए, नाटो के जो फोर्सेस हैं वह यूक्रेन में ना अपना अड्डा बनाए, और बहुत सारे जो उनके कह सकते हैं कि एक कहने का मतलब है कि एक रिटन आप लिख कर दें कि रसिया को कि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। तो और भी बहुत सारे ऐसे तर्क हैं जो कि रसिया क्लेम करता है कि यह हमारी सुरक्षा के लिए घातक हो सकता है, खतरा हो सकता है। तो खैर वो तो दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों को रखते हैं, अपने अपने बिंदु, अपने अपने पॉइंट्स को रखते हैं, तभी तो कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होते हैं। तो इमीडिएटली और कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, और सबसे बड़ी बात है कि कंडीशनली, मतलब कोई कंडीशन ना रखा जाए, कोई पूर्व शर्त ना रखा जाए। जैसे होता है ना कि कई बार युद्ध होता है तो युद्ध में पराजय के बाद जो पराजित हो जाता है, जो हार जाता है, तो राजा को जो है कुछ कंडीशन उसमें थोपे जाते हैं। जैसे देखो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के ऊपर प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के ऊपर कई बार सैंक्शन लगाए गए थे, इकोनॉमिक सैंक्शन वगैरह, और वही द्वितीय विश्व युद्ध में फिर ऐसा करने का प्रयास नहीं किया गया। वो इसलिए कि भाई अगर सैंक्शन लगाने के बाद फिर जर्मनी जिस प्रकार से इमर्ज हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध का कह सकते हैं कि जन्म हुआ, ठीक है, तो उसी परिप्रेक्ष्य को देखते हुए ऐसी आशा की जाती है कि कोई भी ऐसे कंडीशन ना थोप दिया जाए जो कि फिर उसे कह सकते हैं कि एक प्रकार से एक इकोनॉमिक सैंक्शन ही जो है एक ब्रीडिंग ग्राउंड बना, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। तो वही कहा जा रहा है कि रसिया कोई उस पर इकोनॉमिक सैंक्शन या कोई भी प्रतिबंध या कोई भी कंडीशन ना थोपे। सबसे बड़ी बात है कि रसिया आक्रमण ही इसीलिए किया गया है ताकि उस पर कुछ कंडीशन थोपे जाए। भाई पहले कुछ पूर्व शर्तें ही थी, वही तो रसिया मनवाना चाह रहा था यूक्रेन से कि भाई तुम नाटो मत ज्वाइन करो, ठीक है। अब यूएसए का एक अपना जो है कह सकते हैं एजेंडा है, वह नाटो या जितने भी संगठन बनाकर उसकी अपनी एक कह सकते हैं कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाकर उसका अपना एक व्यापार है हथियार का, ठीक है। उसकी एक अपनी पॉलिसी है पूरे के पूरे विश्व पर जो है अपना धाक जमाने का, सुपर पावर बने रहने का। और रसिया यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेट हो गया, लेकिन रसिया स्टिल एक मेजर पावर है। जियोपॉलिटिक्स में उसका भी अभी एक योगदान है, उसे पूरी तरह से आप नकार नहीं सकते। भले इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और कल्चरली वह उतना रिच नहीं है, बट टेक्नोलॉजी और तकनीक और के बारे में या फिर सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसके हथियार, उसके बनाए गए डिफेंस सिस्टम अभी भी जो है वर्ल्ड क्लास लेवल की है। स्पेस
और टेक्नोलॉजी में भी वो विश्व में अग्रणी है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए रसिया की अपनी कह सकते हैं कि बातें हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अपने पॉइंट्स हैं, और दोनों के बीच में जो है कह सकता है कि गेहूं के साथ घुन पिसा जा रहा है। ये जो है आप पूरे के पूरे यूक्रेन जो है बीच में दोनों तरफ से कुटा जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है विड्रॉल और मिलिट्री, और जो है इस प्रस्ताव में कहा गया है कि मिलिट्री को विड्रॉ करना है जितने भी उसके, जैसे अब तो खैर कुछ समय बाद जो है आप सुनेंगे कि रसिया जो है पूरे के पूरे यूक्रेन की राजधानी पर वो कब्जा कर लिया है, या पूरे के पूरे यूक्रेन को घुटने टेकवा दिया है। तो फोर्सेस फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ द यूक्रेन, और यूक्रेन की टेरिटरी उसके भूभाग से जितने भी रसिया के फोर्स हैं, देखो तोप वगैरह सब अंदर घुसा दिया है, उसे सब वापस ले जाए। तो ये तो खैर प्रस्ताव में थे, और इसके बाद जो है भारत ने, ठीक है, वहाँ से अब्सेंट करना, मतलब इस प्रस्ताव में ना पक्ष में वोट डाला है ना विपक्ष में वोट डाला है। 3 ऐसे देश हैं, भारत, चाइना और UAE, इन तीनों ने जो है कह सकते हैं कि वहाँ से अनुपस्थिति दर्ज कराई है, और इसके अपने तर्क हैं, क्योंकि हमारा रसिया के साथ जो है एक ट्रस्टेबल मित्र है हमारा, ठीक है। कई एक ऐसी संकट के समयों में जो है रसिया हमारा मदद किया है, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जब चाइना से युद्ध होता है तो उस वक्त हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एक हमारी जो कह सकते हैं नीति रही है इंडिपेंडेंट पॉलिसी, नॉन अलाइनमेंट के समय से ही, यानी कि जब कोल्ड वार कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है USSR में और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जब शीत युद्ध चल रहा था तो हम किसी के पाले में नहीं गए। हाँ, ऐसा है कि 1971 के बाद कहा जाता है कि इंडिया जो है USSR के साथ या USSR के पाले में मिल गया, और जब 1991 में USSR का डिसइंटीग्रेशन होता है तो अमेरिका का कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर छापता है कि भारत अब अनाथ हो गया, नाउ इंडिया बिकम्स एन ऑर्फन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वो कुछ कंडीशंस रखे गए इस प्रस्ताव में, लेकिन भारत इससे एब्सेंट हो गया, और भारत के कुछ अपने तर्क हैं। सबसे पहला है कि इंडिया क्यों एब्सेंट हुआ। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए तो इंडिया जो कह सकते हैं कि वहाँ के जो राजदूत होते हैं, भारत के जो प्रतिनिधि कर रहे होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने अपने जवाब में नोट में लिखा है कि नॉट इंडोर्स द हार्श लैंग्वेज यूज्ड इन द रिसोल्यूशन। उन्होंने कहा है कि हम इतने हार्श कठिन शब्द जो इस रिसोल्यूशन और इस प्रस्ताव में जो रखे गए हैं रसिया के अगेंस्ट, वह भारत उसका समर्थन नहीं करता, इसलिए हम इस कह सकते हैं निंदा प्रस्ताव में हम एब्सेंट होते हैं, ठीक है, अनुपस्थिति दर्ज कराते हैं। और रसिया के साथ जो है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का वार्तालाप भी हुआ है। यूक्रेन के जो राजदूत भारत में हैं, उन्होंने यह रिक्वेस्ट भी किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी से कि आप USSR मतलब रसिया और पुनीत जी से जो है बात करें, आपकी बातों का एक कह सकते हैं अलग ही महत्व है। फिर जितने भी यूरोपियन नेशंस हैं और जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनकी भी एक आशा और आकांक्षाएं भारत के प्रति है, एक आशाएं भरे दृष्टिकोण से वो देखते हैं कि भारत की बात और भारत की दोस्ती जो है रसिया से, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि अपना जो एक प्रकार से मोदी जी का पर्सनल इंगेजमेंट जितने भी फॉरेन लीडर से है, उसका एक अलग ही केमिस्ट्री है। तो पर्सनल केमिस्ट्री भी पुतिन जी से अच्छी होती है मोदी जी की, ठीक है। तो और लगभग इतने सालों से जान रहे हैं एक दूसरे को, तो सबकी यह उम्मीद है कि भारत इसमें अहम योगदान प्ले कर सकता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इन तमाम डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए एज अ मीडिएटर के तौर पे, ठीक है। तो वांट, और इंडिया का कहना है, तो वहाँ के जो हमारे फॉरेन डिप्लोमेट हुए उनका कहना है कि इंडिया वांट टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन द वेस्टर्न ब्लॉक लीड बाय द USA एंड रसिया और रूस। इंडिया का कहना है कि भाई हम ना तुम्हारे पक्ष में वोट डालेंगे और ना इसके विपक्ष में वोट डालेंगे, हम एब्सेंट हो जाते हैं इसलिए क्योंकि हमें जो है आपसे भी अच्छे रिश्ते रखने हैं और आपसे भी अच्छे रिश्ते रखने हैं, ठीक है। एक प्रकार से भारत की यह स्वतंत्र विदेश नीति है, ठीक है। तो एक प्रकार से फाइन बैलेंस बनाने का, संतुलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं लीड बाय USA, और कभी जो है अभी तो नाटो एलाइव है, लेकिन कभी जो वार्सा पैक्ट के द्वारा बहुत सारे ऐसे कंट्री थे जो USSR और वर्तमान का रूस के साथ जो है भी मेंबर थे। तो भारत किसी दोनों पाले में ना पड़कर दोनों से संतुलित व्यवहार जो है कायम करना चाहता है। आगे है, दोनों जो है एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। हमारे USA के साथ भी बहुत सारे डिफेंस और 4 जो फाउंडेशन एग्रीमेंट है वो भी हो चुके हैं। फिर कई कह सकते हैं कि हमारे
देश के लोग जो हैं यूएसए में जाते हैं, रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, शिक्षा दीक्षा हासिल करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, ठीक है। यूएसए के साथ हमारा जो है रिश्ते जो है ना दिन प्रतिदिन ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी पुरानी मित्र हैं उसे हम खोना नहीं चाहते, ठीक है। जो ट्रस्टेबल फ्रेंड है उसे हम दुखी नहीं करना चाहते, इसलिए भारत एब्सेंट होता है, बिकॉज बोथ आर द स्ट्रैटेजिक पार्टनर। और हमारे डिफेंस, मिसाइल, एयरक्राफ्ट, कई एक ऐसे कह सकते हैं हमारी जो डिफेंस और सिक्योरिटी से संबंधित ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि मेड इन रसिया है और हम रसिया के साथ मिलकर उसे बना रहे हैं। जैसे इंपॉर्टेंट है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, यह जो है भारत और रसिया के साथ मिलकर बनाया गया है। तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है दोनों देशों के साथ किया जाता है। ठीक उसी प्रकार अभी देखो क्वाड वगैरह चल रहा है, जिसमें कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ठीक है, ये सब सारे के सारे देश और यूएसए मिलकर जो हम लोग क्या क्वाड का एक संगठन बना रहे हैं, जो कि इनफॉर्मली चाइना को टैकल करने के लिए बनाया जा रहा है, चाइना के एग्रेशन से निपटने के लिए बनाया जा रहा है। तो यूएसए के साथ भी हमारे रिश्ते बहुत अच्छी और प्रगाढ़ता अपना कह सकते हैं कि एक प्रकार से रूप ले रहा है, और रूस के साथ तो हमारा रिश्ता अच्छा ही है, ठीक है। तो दोनों स्ट्रैटेजिक पार्टनर होने की वजह से हम किसी को दुखी और किसी को सुखी नहीं करना चाहते, हम दोनों से दूर हट जाते हैं। आगे है इंडिया, आगे कहता है कि इंडिया डीपली डिस्टर्ब्ड, भारत जो है इससे दुखी होता है कि भाई रूस ने उस पर आक्रमण कर दिया या फिर किसी भी देशों की संप्रभुता पे यह अटैक है, और यह चाहता है कि किसी भी प्रकार का वायलेंस ना हो, और जो भी वायलेंस और हिंसा चल रहा है उसे तुरंत के तुरंत खत्म किए जाए या रोके जाए। एंड कंसर्न ऑफ द इंडियन, और तमाम वह भारतवासी जो यूक्रेन वगैरह में खास करके एमबीबीएस या जो भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं भारतवासी, उनकी चिंता जाहिर किया है ताकि उनकी सुरक्षा हो सके और वह सुरक्षित वापस लौट सके। आगे है कि डायलॉग इज द ओनली आंसर टू सेटलिंग डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स। तो आगे वो कह सकते हैं कि जो कृष्ण एक प्रकार से पूरी के पूरे स्टेटमेंट और नोट में जो हमारे भारत के डिप्लोमैट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में है, उन्होंने कहा है कि डायलॉग जो वार्तालाप है वही किसी भी समस्या, किसी भी डिस्प्यूट या किसी भी प्रकार का विवाद को जो है हल करने के लिए, उसका निपटारा या निदान करने के लिए एकमात्र माध्यम है और साधन है। तो दोनों देश बैठकर जो है यूक्रेन और रसिया बैठकर आपस में वार्ता करें, और कई एक ऐसे इनफॉर्मल चैनल जो है ओपन हो रहे हैं जिसमें कि जो भी आपसी मतभेद है उसे सॉर्ट आउट करें, और इस वायलेंस को पूरे के पूरे दो देशों का कॉन्फ्लिक्ट विश्व युद्ध ना बने इसके लिए प्रयास करें, और वैश्विक शांति के लिए दोनों देश कार्य करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। भारत के अपने तर्क हैं, आखिर वह क्यों जो है इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में से एब्सेंट होना चाहते हैं, या फिर क्यों एब्सेंट हुए, और किन किन परिस्थितियों की वजह से दोनों देशों से अपना संबंध जो है एक प्रकार से जो चल रहा है उसी प्रकार से वो बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल, एंड if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it, and also press the bell icon. If there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.